हेलो डियर स्टूडेंट्स। आपको तो पता ही होगा या नहीं पता होगा तो जान ही लीजिए कि क्लास नाइन्थ का जो एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं 2026-27 के लिए बहुत ही मेजरली उसमें चेंज किया गया है। तो अगर आपके पास पुरानी बुक हो, अगर आपने किसी से लिया हुआ हो तो वो ज़्यादा आपके लिए यूजफुल नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ तो बुक्स ऐसे हैं जो पूरा पूरा चेंज किया जा चुका है। और दुख की बात यह है कि अभी तक सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल से, लेकिन अभी तक मार्केट में बुक्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैंने एक बुक उसका अपने पीडीएफ फॉर्मेट में रखा हुआ है, उसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ और मैं उस बुक को मैं पढ़ाऊँगा भी पहले चैप्टर के पहले पार्ट को। तो सबसे पहले ये बात जान लेना जरूरी है और कंफर्म कर लेना जरूरी है कि आपका सिलेबस में बहुत मेजरली चेंज किया गया है और जो पुरानी वाली बुक्स है वो ज़्यादा यूजफुल होने वाली नहीं है। अब इंग्लिश का तो बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। और अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो क्लास 10th में पढ़ते होंगे और वो सोचते होंगे क्या उनके भी सिलेबस में कोई चेंजिंग किया गया है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि उनके सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। जो आपका 2025-26 के जो सेशन के जो बुक्स थे, जो सिलेबस था, वही सिलेबस उनको 26-27 में भी पढ़ना है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि 25-26 में अगर उन्होंने 9th के ओल्ड बुक को अगर पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी के, जो अब चेंज हो चुका है, अगर उसको उन्होंने पुराने वाले को पढ़ा हुआ है तो लाजमी उनको 10th में भी उसी के पैटर्न पर पढ़ना होगा। तो इसलिए 10th वाले बच्चों के लिए, बच्चों के बुक्स में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, बस 9th के लिए है। और 9th वाले भी जब 10th में जाएंगे, यानी कि 2027-28 वाले सेशन में जो 10th का बुक होगा वो भी मेजरली चेंज हो चुका होगा, बिकॉज ऑफ 9th का इस सेशन में चेंज हो रहा है। ये एक्चुअली इस वजह से हो चुका है, बस उसको क्लियरिफिकेशन मिलने वाला है, मिलना है और उसके बाद वो मार्केट में आगे जाएंगी बुक्स। तो चलिए हम देखते हैं कि जो इंग्लिश की जो बुक है उस बुक में कितना कुछ उसके लेसन में चेंजिंग किया गया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये इंग्लिश की जो बुक है टेक्स्ट बुक, इसका नाम है कावेरी। ये जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर ग्रेड 9, ये कावेरी बुक है। अब हम इसमें देखेंगे कौन कौन से ऐसे जो लेसन है जो चेंज किए गए हैं। चलिए देख रहे हैं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कावेरी टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 9। अगर आप चाहें तो ये स्कैन करके इसको प्राप्त भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैं आपको बताता चलूं, जो पूरा बुक है, इस पूरे बुक में 300 पेजेस हैं। ये मतलब काफ़ी मोटा बुक होगा। बट इसके साथ में लेसन जो पोएम्स है, पोएम्स भी दिए हुए हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, एनसीईआरटी के जो बुक्स होते हैं वो क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और क्यों इतना ज़्यादा ये यूज़फुल होते हैं, आप समझ सकते हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स जो इन बुक्स में होते हैं, जो लेसन्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, इतने सारे लोग कंट्रीब्यूट किए गए होते हैं। जैसे कि आप वैसे एक नॉर्मली जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है उनके जो बुक्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनमें एक कोई राइटर है, एक या दो राइटर मिलकर के, मैक्सिमम 3 राइटर मिलकर किसी बुक को लिख दिए हुए हैं। प्राय देखा जाता है कि एक ही राइटर उस बुक को लिख दिया होता है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो इतने सारे लोगों ने इस बुक को, इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक को इतने सारे लोगों की आइडियाज से, इतने सारे लोगों की विचारधाराओं से ये बुक जो है वो बना हुआ लिखा गया है। और तो आप इसे समझ सकते हैं कि जहाँ पर इतने सारे लोगों के थॉट्स, विचार और चीज़ें होंगी, उनसे अगर कोई चीज़ बना हुआ होगा तो वो कितना बेहतर होगा, कितना ज़्यादा प्रभावशाली होगा। जैसे कि अगर आप जान सकते हैं कि जो बुक्स होती हैं, एनसीईआरटी के बुक्स जो होते हैं वह मदर ऑफ ऑल बुक्स होते हैं, क्योंकि जितनी भी बुक्स होती हैं वो कहीं कहीं एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड होती हैं। और लगभग आपके ज़्यादातर एग्जामिनेशंस भी ऐसे होते हैं जिन एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी के ही बुक्स जो होते हैं, एनसीईआरटी के बुक्स से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं आते हैं। इसलिए एनसीईआरटी बुक्स को समझना पढ़ना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इस बुक में फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं। अब देखिए, अब आ गए ये कंटेंट।
वैसे बुक की जो बनावट है वो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, ठीक है, और कलरफुल होगा, काफ़ी बेहतर बुक है। तो कंटेंट में देखिए, आपको कोई भी बुक, कोई भी लेसन जो है आपको पुराना वाला जो बुक है उसमें से नहीं मिलेगा। जैसे सबसे पहला जो लेसन है वो है हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड, मतलब मैंने अपनी माता को पढ़ने के लिए कैसे सिखाया, पहला लेसन ये है। उसके साथ में एक पोयम भी है, भारत आवर लैंड, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी जो बहुत एक जो पैटर्न जो चलते आ रहा था ना बुक्स का, उस बुक्स के पैटर्न को मुझे लगता है कि थोड़ा बदलने का प्रयास किया जा रहा है, और हम एक नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं। आप अगर बहुत ही डीपली इन चीज़ों को सोचेंगे और वर्ड पर अगर आप केयर करेंगे तो आपको भी ये चीज़ रियलाइज होगा, ठीक है। तो दूसरा जो लेसन है द पॉट मेकर, और तीसरा है विंड्स ऑफ चेंज, चौथा है विटामिन एम, पांचवा है द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, और छठा है ट्विन मेलोडीज, सातवां है कैरियर ऑफ वर्ड्स, आठवां है फॉलो दैट ड्रीम्स, और इस प्रकार से आपको टोटल 8 लेसन मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो लेसन्स हैं बहुत ज़्यादा इसमें लेसन्स नहीं डाले गए हैं। जो भी लेसन्स हैं बहुत ही प्रभावशाली हैं, बहुत ही ज़्यादा हमको कुछ न कुछ बेहतरीन सीख देने वाले हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये बुक जो है काफ़ी प्रभावशाली होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके पहले जो लेसन है उस पहला लेसन चलते हैं, यानी कि हाउ आई टॉट माई मदर टू रीड, मैंने अपनी ग्रैंड मदर टू रीड, मैंने अपनी दादी माता को पढ़ना कैसे सिखाया। तो चलिए आप देख सकते हैं फिगर कितने बेहतरीन है और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है बुक देख करके। फंडामेंटल राइट्स आपने ऊपर देखा, नीचे फंडामेंटल ड्यूटीज। तो अब आ गया ये बुक प्यारा सा, वाह काफ़ी अच्छा है ये। हाँ तो देखिए लेसन का नाम है हाउ आई टॉट, कैसे मैंने सिखाया माई ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ को टू रीड, मैंने पढ़ने का। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। मतलब क्या है कि आपको ये क्वेश्चंस जो नीचे दिए गए हैं वो पढ़ना है, और शेयर योर आंसर, अपने उत्तर को शेयर करना है विथ योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स के साथ, सहपाठियों के साथ, एंड टीचर और अध्यापक के साथ। Which language do your grandparents or elderly relatives speaks? पूछा जा रहा है कि which language, कौन सी ऐसी भाषा है, do your parents or elderly, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, दादी माँ है, दादा है ये, या elderly जो लोग बड़े लोग हैं, रिलेटिव्स, वो कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसे वो लोग बोलते हैं, ठीक है। हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, वे अपने समय को कैसे व्यतीत करते हैं, कौन, तो वही ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली जो रिलेटिव्स हैं, ये अपने टाइम को कैसे स्पेंड करते हैं। एंड हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम, और आप उनके साथ कैसे अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। उसका तीसरा आता है व्हाट इज योर फेवरेट एक्सपीरियंस, आपका सबसे जो है फेवरेट एक्सपीरियंस क्या है विद देम, आपको क्या चीज़ करना उनके साथ सबसे बेहतरीन लगता है, और बेहतरीन एक्सपीरियंस आपका उनके साथ क्या रहा है, अनुभव कौन सा है जो सबसे बेहतरीन रहा है, वो बताना है। एंड व्हाट इज समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू इजीली बट एंजॉय वाचिंग यू डू, कौन सी ऐसी चीज है जो आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके परिवार में वो आसानी से नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे करते हैं तो उनको देख कर वो एंजॉय मिलता है उनको। तो ये है, आप ये जो क्वेश्चन है ना 4 वाला क्वेश्चन, इससे थोड़ा सा रिलेट कर रहा है ये, ठीक है ना। आप थोड़ा सा माइंड में क्लिक करेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा मम्मी पापा तो एक चीज़ होता है, अगर दादा दादी एक चीज़ होता है, उनको पढ़ने भले ही ना आए, लेकिन जब वो अपने नातनी को जब देखते हैं ना पढ़ते हुए तो उनके अंदर प्राउड फील होता है। मैंने एक वीडियो देखा जिस वीडियो में एक दादाजी थे, उनकी एक नातिन थी, तो वो यूपीएससी की परीक्षा को क्लियर करके काफ़ी अच्छा उन्होंने रैंक लाया था, आई थिंक उनको आईएएस बनेंगी वो। और मैं देखा कि उनके जो दादाजी थे गाड़ी पर उनको मतलब लाया जा रहा था, शोभा यात्रा निकाला गया था, तो गाड़ी के आगे वो खूब डांस कर रहे थे और इतने खुश थे
कि मतलब डांस करने में एकदम वो लीन थे और वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो एल्डरली रिलेटिव्स होते हैं, वो हमारे सक्सेस को लेकर कितना ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, तो ये तो चीज़ इसमें इंक्लूड होगा ही होगा। चलिए, तो यहाँ अब आप तीसरे क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, मैच द हाईलाइटेड वर्ड्स विथ देयर मीनिंग्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। एक्चुअली क्या है, जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं। इन मीनिंग्स को क्या करना है, मैच करना है। किससे? तो ये जो पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज में कुछ वर्ड्स हैं जो हाईलाइटेड हैं। यू कैन सी इन दिस पैसेज, जैसे कि कुछ हाईलाइटेड वर्ड हैं जो बोल्ड में लिखे गए हैं, जैसे प्रोटोगोनिस्ट, डिबेट, एपिसोड, फोर्थ वाला है कम्युनिटी, फिफ्थ वाला है कंसंट्रेशन, सिक्स वाला है ईगरली एंड सेवन वाला है कन्विंसिंग और एट्थ वाला है गाइडेड। ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होगा इंग्लिश में ही, वो मीनिंग, इन सब के मीनिंग जो सेवन जो एट जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, इन सब के मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है बॉक्स में, आपको मैच करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एक को, ठीक है। तो जैसे देखिए, हाँ, तो क्या है कि प्रोटोगोनिस्ट, तो आप सोचेंगे प्रोटोगोनिस्ट क्या होता है। तो प्रोटोगोनिस्ट का मतलब होता है, अगर कोई अगर मान लीजिए कोई फिल्म है, तो फिल्म में जो सबसे जो मेन भूमिका निभाता है उसे बोलते हैं प्रोटोगोनिस्ट बोलते हैं। तो इसलिए जो प्रोटोगोनिस्ट का जो होगा ये हो जाएगा सेवन से, पहले का मैच कर लेगा सेवन से, मतलब प्रोटोगोनिस्ट का हो जाएगा मेन कैरेक्टर। आफ्टर दैट आता है डिबेट। तो डिबेट आप समझते हैं, डिबेट 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग बैठ कर करते हैं, कई सारे लोग आपस में, तो किसी टॉपिक को लेकर के उस पर विचार विमर्श डिस्कशन करते हैं। तो आप नॉर्मली आपको दिख रहा होगा, तो डिस्कशन, तो दूसरे वाले का जो है ये हो जाएगा चौथा, दूसरे वाले का हो जाएगा चौथा डिस्कशन, ठीक है ना। पहले वाले का हो गया कौन सा, सातवां, दूसरे वाले का हो जाएगा कौन सा, चौथा। आफ्टर दैट आता है तीसरा वाला जो है एपिसोड। तो एपिसोड आपने देखा होगा, जब कोई अगर एक धारावाहिक चल रहा होता है, तो धारावाहिक के अलग अलग, चाहे वेब सीरीज जो होता है, वेब सीरीज के अलग अलग जो होते हैं एपिसोड होते हैं। तो इसका मतलब एक जो पूरा कोई एक कहानी होती है, तो उस पूरे कहानी का एक अलग अलग पार्ट में करके दिखाया गया होता है, तो उसी को एपिसोड बोलते हैं। तो यानी कि एपिसोड का अगर हम मीनिंग निकालें, तो एपिसोड का मीनिंग हो सकता है कि ए पार्ट ऑफ ए स्टोरी, यानी कि तीसरे का जो है, तीसरे का आपका हो जाएगा पांचवा, तीसरे का हो जाएगा पांचवा, यानी कि पांचवा जो है ये है आपका तीसरे मीनिंग है, ठीक है। चौथा है कम्युनिटी। आपने देखा होगा कम्युनिटी वर्ड्स यूज करते हुए अगर किसी को, तो कम्युनिटी विशेषकर हम क्या करते हैं, जब कोई प्लेस होता है, तो वहाँ के लोगों के रहने वाले लोगों को बोलते हैं कम्युनिटी बोलते हैं। तो इसलिए कम्युनिटी का मतलब हो जाएगा एक प्रॉपर प्लेस में रहने वाले लोग। तो यहाँ दिया हुआ है कम्युनिटी का, पीपुल लिविंग इन वन पार्टिकुलर एरिया, किसी एक पार्टिकुलर एरिया में, किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं उसी को बोलते हैं, वही कम्युनिटी कहलाता है। तो चौथे का हो गया तीसरा। आफ्टर दैट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि जैसे बच्चों को बोला जाता है कि आप पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, कंसंट्रेट होइए, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टॉपिक को लेकर, चीज़ों को लेकर के। तो कंसंट्रेशन का मतलब है किसी चीज़ को लेकर के उस पर फोकस्ड हो जाना, ध्यान दे देना, तो इसलिए दिया हुआ है बस, यस। तो पांचवें का जो है वो हो जाएगा 6 नंबर, फोकस हो जाएगा। छठा जो दिया हुआ है ईगरली। तो ईगरली, तो ईगरली क्या होता है, तो ईगरली का मतलब होता है, हाँ, तो ईगरली का मतलब होता है जैसे किसी चीज को लेकर के एकदम से उत्सुक हो जाना, एक्साइटेड हो जाना, तो एक्साइटेडली हो जाएगा, ईगरली का हो जाएगा एक्साइटेडली, यानी कि छठे का हो जाएगा पहला, ठीक है। उसके बाद सातवां दिया हुआ है कन्विंसिंग। तो कन्विंसिंग का मतलब होता है किसी पर भरोसा करना, मतलब भरोसा करने के लायक कोई चीज हो। तो सातवें का जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा कन्विंसिंग। बचा सबसे लास्ट वाला, तो लास्ट वाला मतलब गाइडेड लिखा हुआ है, तो गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शन करना, तो गाइडेड उसका सेकंड फॉर्म हुआ, तो इसका मतलब हो जाएगा मार्गदर्शन किया। तो शो कहाँ हम लोग चले, ठीक है, अच्छा मार्गदर्शन किया, इसका मतलब आठवां का जो है हम कर देंगे डायरेक्टेड। डायरेक्टेड का मतलब भी वही होता है कि इस चीज को मार्गदर्शन करना, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा किसी मूवी के कोई डायरेक्टर होते हैं, तो वो डायरेक्टर का काम क्या होता है, तो उस मूवी को हो सकता है वो लिखे हुए हों, वो बताते हैं कि किसके, वही मतलब उनके अकॉर्डिंग मूवी को शूट किया जाता है, आगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको उसमें ऐड किया जाता है। तो कहने का मतलब एक मार्गदर्शन करना होता है, तो गाइडेड मतलब होता है मार्गदर्शन किया, तो इसका हो जाएगा डायरेक्टेड। तो ये सब जो है आपका ये इसमें जो पैसेज में दिए गए हाईलाइटेड वर्ड्स हैं और उनके जो बॉक्स में वो मीनिंग है उन वर्ड्स के, उन मीनिंग्स को हमने कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नीचे।
नीचे चलते हैं, तो नीचे, हाँ यहाँ पर, तो यहाँ सब कहानी का, ये कहानी मतलब लग रहा है कि ये भी पार्ट में है कहानी। जैसे कि इसमें एक वर्ड आया था ना, ये वर्ड देखिए, ए पार्ट ऑफ ए स्टोरी, तो उसमें क्या था, एपिसोड था, तो देखिए ये फर्स्ट एपिसोड है इस स्टोरी का, ठीक है। मतलब ये पूरा जो लेसन है, पूरा ये जो लेसन है, लेसन नंबर 1, इसका ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक। तो कह रहा है इसमें क्या हो रहा है, कहानी को पढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हेन आई वाज अ गर्ल, व्हेन आई वाज अ गर्ल, जब मैं एक लड़की थी, ऑफ अबाउट 12, यानी कि लगभग 12 वर्ष की, जब मैं 12 वर्ष की एक लड़की थी, तो आई यूज्ड टू स्टे इन विलेज, तो मैं गांव में रहती थी, ठीक है। इन नॉर्थ कर्नाटक के उत्तर में, विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी के साथ। करीब जब मैं 12 वर्ष की थी तो मैं कर्नाटक के उत्तर में अपने दादा दादी के साथ रहती थी। दोज डे, उन दिनों, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड, उन दिनों जब वो रहती थी, जब वो 12 वर्ष की थी, जब वो रहती थी कर्नाटक के उत्तर में दादा दादी के साथ गांव में, घर पर, ठीक है। तो उस समय जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, मतलब जो यातायात के जो साधन हुआ करते थे, वो बहुत अच्छे नहीं होते थे, ठीक है। सो वी यूज्ड टू गेट, इसलिए हमको प्राप्त होता था, द मॉर्निंग पेपर, जो मॉर्निंग पेपर जो होता था वो हमको मिलता था ओनली इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद। बिकॉज ऑफ, क्योंकि जब न्यूज़पेपर जो होते हैं वो कहीं कहीं शहर में ही बनते हैं, तो शहर से गांव की ओर लेकर जाना है तो अच्छा ट्रांसपोर्ट रहेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था, इसीलिए उन लोगों को दोपहर के बाद तक पहुंचते पहुंचते न्यूज़पेपर उनके पास पहुंचता था। द वीकली मैगजीन, वीकली जो मैगजीन हुआ करते थे, साप्ताहिक जो पत्रिकाएं हुआ करती थी, यूज्ड टू कम वन डे लेट, और जो वीकली मैगजीन हुआ करती थी वो उनको तो उनके तक पहुंचने में एक सप्ताह का लेट हो जाया करता था। All of us would wait eagerly, और हम सब बहुत ही eagerly, मतलब उत्सुकता से, आपने ऊपर एक वर्ड शायद देखा होगा इसमें, eagerly आया था, ये रहा, तो eagerly का मतलब हो जाएगा उत्सुकता थे, उत्सुकता से। तो कह रहा है कि all of us would wait eagerly, हम सब बहुत ही उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहे थे, ठीक है। For the bus, उस बस का, हम सब बहुत ही उत्सुकता से उस बस का इंतजार कर रहे थे, which used to come, जो जिससे आती थी, विद, जिससे आता था, द पेपर, वीकली मैगजीन आती थी, एंड द पोस्ट, और पोस्ट आता था। इसलिए हम सब बहुत ही उत्सुकता से उस बस का इंतजार करते थे, जिस बस से पेपर, वीकली मैगजीन और पोस्ट जो है वो आया करते थे। हाँ, तो अब अगले पैसेज को देखते हैं। तो अगले पैसेज में कहा जा रहा है कि एट दैट टाइम, उस समय, जिस समय वो 12 ईयर की थी, उसके आसपास की, तो कह रहे कि उस समय त्रिवेणी वाज ए वेरी पॉपुलर राइटर, जो त्रिवेणी थी वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर का मतलब होता है लोकप्रिय, और राइटर मतलब लेखिका। त्रिवेणी बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही लोकप्रिय लेखिका थी। इन द कन्नड़ लैंग्वेज की, उस समय कन्नड़ लैंग्वेज की एक बेहद लोकप्रिय लेखिका कौन थी? त्रिवेणी थी। आया कह रहा है कि सी वाज अ वंडरफुल राइटर, वह बहुत ही वंडरफुल राइटर का मतलब ये हो सकता है कि अद्भुत बोल सकते हैं, तो वह एक अद्भुत लेखिका थी। हर स्टाइल वाज इजी टू रीड, उनका जो लिखने की जो शैली थी वो बहुत ही आसान थी, बहुत ही सरल थी, जिसको पढ़ा जा सकता था आसानी से। तो वही कह रहे कि हर स्टाइल वाज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग, मतलब उनका जो लिखने की जो शैली थी वो बहुत ही सहज थी और बहुत ही कन्विंसिंग थी। कन्विंसिंग का मतलब प्रभावशाली थी। कह रहे कि हर स्टोरीज यूजुअली डील्ड विथ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वी आर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले हम यहाँ तक इसके मीनिंग को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। कह रहे हैं कि हर स्टोरीज मतलब उनकी जो कहानी होती थी, यूजुअली का मतलब हो गया आमतौर पर, डिल्ट विथ कॉम्प्लेक्स, डिल्ट का मतलब होता है संबंधित होती थी, विथ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मतलब जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याओं से, इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल मतलब आम लोगों के जीवन में। मतलब उनकी जो कहानियां होती थी आमतौर पर आम लोगों के जीवन में आने वाली जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर आधारित होती थी। एंड वी आर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और हमेशा ही वो जो कहानियां होती थी उनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ करती थी। चलिए अब आगे चलते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है,
तो आगे की जो स्टोरी को हम जो है नेक्स्ट वाला जो पार्ट आएगा इसका उसमें हम कवर करेंगे। तो ये जो मतलब जो भी बुक है फाइनली अगर इसको एक रिव्यू के रूप में अगर बोला जाए तो ये जो बुक है और इसमें जो स्टोरीज हैं काफ़ी बेहतर है। आप जब पढ़ेंगे इस पूरे बुक को तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा और मैं इस पूरे बुक को कवर करूँगा पार्ट बाई पार्ट। तो अभी ये जो फर्स्ट लेसन, पहले तो मैंने पूरा डिस्क्राइब किया इस बुक के बारे में, अब मैं फर्स्ट लेसन का ये पहला पार्ट था, हम दूसरे पार्ट में इस पूरे पार्ट 1 को, फर्स्ट लेसन के पार्ट 1 को कवर करेंगे। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।